कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज प्रवक्ता, आज एक बार फिर से भूगोल की वर्चुअल कक्षा के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। बच्चों, आपने वर्चुअल कक्षा के माध्यम से ही भूगोल विषय के पिछले 5 अध्याय को भली भांति पढ़ लिया है। आज हम आपकी पुस्तक के नए और छठे अध्याय को लेकर आपके सामने हैं। पिछला और 5वां अध्याय जरा आप याद करने की कोशिश करें। वो था प्राथमिक क्रियाएं। बच्चों, उस अध्याय के दौरान मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, आमदनी प्राप्त करने के लिए, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अलग अलग वर्ग अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करता है अपनी आमदनी कमाने के लिए। तो उसमें से जो लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, खनन से जुड़े हैं, शिकार करते हैं, ऐसे लोगों की क्रियाकलाप को हम प्राथमिक क्रिया के रूप में जानते हैं, जिसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4 तरह की क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के बाद अब हम लोग ले रहे हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है, ये जानने के लिए हमको एक बार फिर से प्राथमिक क्रियाकलाप क्या थी इसके बारे में जान लेना चाहिए। कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि प्राथमिक क्रियाकलाप थे, जिसके द्वारा वह वर्ग जो प्राथमिक क्रियाकलाप करता है वो कच्चे माल की उपलब्धियां हासिल करता है। अर्थात जमीन से कच्चे माल को खोद कर निकालना, या फिर खेतों पे कच्चा माल उत्पन्न करना, या पशुपालन क्षेत्रों से कच्चा माल उपलब्ध कराना। और फिर कार्य प्रारंभ होता है द्वितीयक क्रियाकलाप करने वालों का। अर्थात प्रथम क्रियाकलाप से जो कच्चा माल हमें प्राप्त हुआ है, अब उस कच्चे माल के यानी उस उत्पाद को गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए जो एक दूसरा वर्ग उस पर क्रियाकलाप करता है, उसी क्रियाकलाप को हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। इस प्रकार प्राथमिक क्रिया में प्राप्त सामग्री से जब दूसरा वर्ग एक नए उत्पाद की रचना और निर्माण करता है तो उसे द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। संसार में इस द्वितीयक क्रियाकलाप का बेहद महत्व है। वो महत्व इसलिए है क्योंकि द्वितीयक क्रियाकलाप के द्वारा प्रकृति से प्राप्त जो उत्पाद या कच्चा माल है, उसे द्वितीयक क्रियाकलाप के द्वारा जब उसका रूप बदल दिया जाता है तो वो मूल्यवान और गुणवत्तापूर्ण हो जाता है, यानी उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त कच्चा माल द्वितीयक क्रियाकलाप को प्राप्त करने के बाद मूल्यवान और अधिक उपयोगी हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपने कपास सुना होगा, पढ़ा है। कपास एक रेशेदार पदार्थ है जो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस कपास का महत्व जब वो पेड़ों से तोड़ करके उत्पादित करके लाया जाता है तो वो एक कच्चे माल के रूप में होता है और वो उपयोगी और बहुत मूल्यवान नहीं होता है। लेकिन द्वितीयक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग जब इस कपास पर अपना कार्य करते हैं, यानी इस कपास को ओटकर, कपास को धुनकर
और कपास की कताई करके जब उससे धागा बना देते हैं और अन्य दूसरे जुड़े हुए लोग उस धागे से वस्त्र यानी कपड़ा तैयार कर देते हैं, तब इस कपास की उपयोगिता और उसका मूल्य दोनों बढ़ जाता है। तो खेतों में कपास उत्पन्न करना ये प्राथमिक क्रिया थी और उससे धागा बना के, वस्त्र बना के उसके मूल्य को बढ़ा देना, उसे उपयोगी बना देना, ये द्वितीय क्रियाकलाप था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस उदाहरण से द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हम देखते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप के द्वारा कच्चा माल उपयोगी और मूल्यवान हो जाता है। अगर हम इसी प्रकार लोहे का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि लोह अयस्क जब जमीन से निकाला जाता है तो वो प्रत्यक्ष उपयोग वाला नहीं होता है, लेकिन जब उससे इस्पात या नए नए औजार और उपयोगी वस्तुएं बन जाती हैं तब वो मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, आइए, आपने द्वितीय क्रियाएं समझ लिया। अब इन द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़े इस कार्य को क्या कहते हैं और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके बारे में हम लोग बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विनिर्माण। ये क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ वैसे है कि हाथ से वस्तुओं का निर्माण करना, लेकिन इसके अंतर्गत मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का भी निर्माण शामिल है। यानी वस्तुओं का उत्पादन यानी उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, यही है विनिर्माण। ठीक है, प्राथमिक उत्पाद या कच्चे माल को मशीन की सहायता से बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं में बदलने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं और इससे संबंधित जो उद्योग होता है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। हस्तशिल्प का जो काम, हाथ से होने वाला जो काम होता है, जो एक मजदूर वर्ग करता है, से लेकर लोहा इस्पात संबंधी कार्य, प्लास्टिक से खिलौने बनाने का कार्य, कंप्यूटर के छोटे छोटे कलपुर्जों को जोड़ने का कार्य या अंतरिक्ष यान बनाने का कार्य, ये सारे कार्य विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण उद्योग की जब हम बात करते हैं और उसमें उत्पादित वस्तुओं और कार्यों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें से कई विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। वो विशेषताएं क्या हैं? एक, कि इस प्रकार के विनिर्माण उद्योग में शक्ति यानी ऊर्जा का प्रयोग होता है। ऊर्जा समझ रहे हैं? बिजली का प्रयोग। जी हाँ। दूसरा, इस प्रकार की निर्माण इकाइयों में एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मानक वस्तुओं का उत्पादन होता है। मानक वस्तुओं के उत्पादन का अर्थ यह है कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिसमें वह कल कारखाना विशिष्टता रखता हो। इसके बाद दक्ष और अनुभवी श्रमिक इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों या विनिर्माण इकाइयों में कार्य करते हैं। ये इस प्रकार के विनिर्माण इकाइयों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कि आधुनिक निर्माण या आधुनिक विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं। ये जो आधुनिक समय में कल कारखानों का विस्तार संपूर्ण संसार में जगह जगह है, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी इकाइयां उत्पादन करती हैं विशिष्ट प्रकार की चीजों का। इस तमाम आधुनिक विनिर्माण की क्या विशेषताएं हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे अब। और इसके कई बिंदु हैं तो हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कौशल विशिष्टीकरण, यानी आधुनिक विनिर्माण की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है कौशल विशिष्टीकरण। ये क्या है?
तो मैं आपको बताऊं बच्चों, उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन शिल्प और कौशल विशिष्टीकरण द्वारा किया जाता है। एक शिल्प के द्वारा किया जाता है और दूसरा कौशल विशिष्टीकरण द्वारा किया जाता है। तो शिल्प द्वारा जो उत्पादन होता है, शिल्पकारी आप जानते हैं, छोटे पैमाने पर घर में ही मजदूर अपनी कौशल से, अपनी विशिष्टता से छोटी छोटी चीजों का कम पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसे हम शिल्प द्वारा उत्पादन कहते हैं। तो शिल्प द्वारा सीमित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है और ज्यादातर यह उत्पादन तब होता है जब उन्हें ऑर्डर मिलता है, यानी आदेशानुसार। जब कोई किसी प्रकार की कुछ सामग्रियों का ऑर्डर देता है ऐसे शिल्पकारों को, तो वो शिल्पकार ऑर्डर के अनुसार चीजों का निर्माण करता है, वो पहले से बना करके नहीं रखता है। और इस प्रकार के उत्पादन में, जहां शिल्प के द्वारा उत्पादन होता है, वो लागत थोड़ा उसमें अधिक आती है, इसलिए वो सामग्री महंगी होती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कौशल विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण द्वारा बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है और उसमें, यानी इस प्रकार के कौशल विशिष्टीकरण द्वारा जो बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, वहां जो श्रमिक कार्य करते हैं वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और उस कार्य को करने में पूरी तरह वो दक्ष होते हैं। अतः बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु कौशल का विशेष महत्व है, जो इस बिंदु पे कहा गया है। अब हम देखते हैं इस दूसरे के बारे में, जिसे हम कहते हैं यंत्रीकरण। ये क्या है? तो आधुनिक पैमाने के जो विनिर्माण उद्योग इकाइयां हैं, उसमें यंत्रीकरण का विशेष महत्व है। यानी ऐसी विशालकाय आधुनिक औद्योगिक कल कारखानों में हाथ से कार्य किया जाए, ये संभव नहीं है आज के जमाने में। ऐसे आधुनिक कल कारखानों में यंत्रीकरण यानी मशीनों का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की जो सोच है उसको सम्मिलित किए बिना, यानी यंत्र अपने से एक विकसित अवस्था के उत्पाद कर देते हैं। और वर्तमान समय में इस यंत्रीकरण को और ज्यादा सुचारू बना दिया है कंप्यूटर ने। वर्तमान में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के द्वारा इस निर्माण प्रक्रिया को और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा विकसित किया जा सका है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार। ये क्या है बच्चों? ये विनिर्माण के क्षेत्र में एक नया सोच, एक नई प्रकार की प्रक्रिया, जिसे हम प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। ये एक प्रकार की नई सोच है और ये सोच इसलिए विकसित की गई है कि हम कल कारखानों में ऐसी प्रक्रिया अपनाएं, ऐसे नए विचार और नई तकनीक का इस्तेमाल करें कि उस औद्योगिक विनिर्माण इकाई में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसकी लागत कम हो जाए और गुणवत्ता बढ़ जाए। तो ये नई सोच विकसित हुई और इस पर कार्य करने के लिए ऐसी विनिर्माण इकाइयों ने अपने अपने क्षेत्र में, यानी अपने अपने कल कारखानों में, उन्होंने ऐसे दक्ष और विशिष्ट लोगों को रखा है जो हमेशा इस पर शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं
कि किस प्रकार उस औद्योगिक इकाई में होने वाले औद्योगिक कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, लागत कम किया जाए, वस्तु सस्ती हो और अच्छी हो, ताकि उसको बाजार में हाथों हाथ लिया जाए। ये है प्रौद्योगिकी नवाचार, जो आधुनिक विनिर्माण की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान आज के समय में रखती है। अब हम लेते हैं चौथे बिंदु को, जो है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताओं में हम एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र का इस्तेमाल करें, अत्यधिक पूंजी का इस्तेमाल करें, हमारा जो औद्योगिक वो ढांचा है उसका संगठन बड़े स्तर का हो, अत्यधिक विशिष्टीकरण हो, श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और कम लागत में अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो, साथ ही साथ उस प्रौद्योगिकी विनिर्माण की इकाई में हम प्रशासकीय अधिकारियों का एक वर्ग भी रखें, जो कि अच्छे ढंग से उस कंपनी का, उस कारखाने का, उस विनिर्माण इकाई का कार्य संचालन चला सकें। ये सब संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण के द्वारा संभव बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण। आज के आधुनिक विनिर्माण की ये विशेषता है कि हम सभी स्थानों पर विनिर्माण कारखाने स्थापित नहीं कर सकते। आधुनिक विनिर्माण उद्योगों का संकेंद्रण यानी उनकी स्थापना स्थल मंडल के आज के कुल 10% भाग पर ही हो पाया है। वर्तमान में विभिन्न उद्योग वाले देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के जो केंद्र बने हैं वो या उनका फैलाव समान नहीं है। विनिर्माण स्थल का विस्तार कृषि क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम क्षेत्रों में हुआ है, और वो वही हुआ है जहां उस लायक परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विनिर्माण इकाइयों की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिनके द्वारा बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित, विकसित किए जाते हैं और उनसे विशेष लाभ उठाया जा सकता है। आइए अब हम इन बिंदुओं को हटा देते हैं और उसके बाद नए कुछ बिंदु को आपके समक्ष आगे लाते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अगला बिंदु जो हमने इस अध्याय का लिया है वो है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। यानी किसी भी देश में जो उद्योग या विनिर्माण के कारखाने, इकाइयां स्थापित की जाती हैं, उनको हम कुछ विशिष्ट आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं। आपकी पुस्तक में बाकायदा एक उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट को मैंने इस पर बनाने की कोशिश की है। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण हमने चौथे स्तर को यहाँ पे ले जाके दिखाया है। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, जिसको हम यहाँ नीचे दिखाए हुए हैं जगह की कमी के कारण। बहरहाल बिंदुवार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि विनिर्माण उद्योग किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं और उस वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लेते हैं, जो है आकार के आधार पर। यानी एक विनिर्माण उद्योग यानी एक कल कारखाने का आकार यानी उसका ढांचा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इस आधार पर वर्गीकृत करके हम अध्ययन करते हैं। तो इस आकार के आधार पर जो हमें सबसे पहले उद्योग दिखाई देता है वो है कुटीर उद्योग। इसको हम घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं। घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें श्रमिकों की संख्या नहीं के बराबर होती है, मतलब बाहर से कोई श्रमिक नहीं होता है। घर परिवार के लोग ही
एक कार्य में विशिष्टीकरण हासिल कर लेते हैं और आसपास से ही कच्चा माल प्राप्त करके घर में ही छोटे तौर पर कोई विशेष चीज का निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी कम लगती है, परिवहन की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती है और घर के सदस्य ही मिलजुल करके उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। इस उद्योग में हम अगर विशिष्ट प्रकार के उद्योगों की बात करें कि कौन कौन से उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे स्तर के हस्तकरघा पर कपड़े बनाना, चटाइयाँ बुनना, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लुहार द्वारा औजार बनाना, बढ़ई द्वारा लकड़ी के कुछ सामान बनाना, छोटे मोटे जूते चप्पल का निर्माण करना, पत्थर और मिट्टी के बर्तन के साथ साथ छोटी मोटी मूर्तियों को बनाना या सोने चांदी के आभूषण बनाना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये छोटे मोटे उद्योग हैं जो प्रायः घर में या एक छोटी सी दुकान में ही 2-4 लोग मिल करके इस कार्य को करते हैं। इस कार्य में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम लोगों की आवश्यकता होती है और परिवहन की विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये उत्पाद ज़्यादातर अपने आसपास के बाजारों में ही खप जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति अपने हस्तकरघा पर हाथ से चलने वाली मशीन पर चादर बनाता है, साड़ियाँ बनाता है और उसके बाद उसको जो है पैक करके और साइकिल पर ही ले जा करके आसपास के बाजारों में बेच देता है। तो ये कुटीर उद्योग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस उद्योग के बारे में जिसे हम कहते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग हम उसे कहते हैं जो घरों में नहीं बल्कि कारखानों में स्थापित किए जाते हैं। लेकिन ये कुटीर उद्योग से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि इसमें श्रमिकों की संख्या घर परिवार के लोगों से नहीं बल्कि ढेर सारे श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। हालांकि बड़े उद्योगों की तरफ बहुत ज़्यादा श्रमिक या बहुत भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हल्की फुल्की मशीनों से या हाथ से लेकिन श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसमें भी कुटीर उद्योग के समान कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है, बहुत दूर से कच्चा माल नहीं मंगाया जाता। आसपास ही जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसी के द्वारा यहाँ पर चीजें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें बड़े स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को इसमें भी रोजगार मिल जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि घरेलू उद्योग यानी कुटीर उद्योग से अलग होता है और इसमें श्रमिकों की मांग थोड़ा ज़्यादा होती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनके पास पैसा आता है तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार ये उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के छोटे पैमाने के लघु उद्योगों का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है। और अब हम देखते हैं इस तीसरे उद्योग को जिसको हम कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। तो बच्चों, बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो बहुत अधिक पूंजी लगा करके बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। इसमें भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे माल कई तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़रूरत नहीं है कि कच्चा माल वहीं पे मिले, कभी कभी कच्चा माल दूर से ढो करके भी लाया जाता है। ऐसे बड़े कल कारखानों को विकसित करने के लिए साथ ही साथ इसमें शक्ति के साधनों का व्यापक इस्तेमाल होता है, यानी बिजली का बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छे और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है इस प्रकार की विकसित प्रौद्योगिकी के लिए। साथ ही साथ इसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और बहुत ज़्यादा वस्तुएं होती हैं जिनको हम सिर्फ लोकल स्तर पर नहीं बल्कि
बड़े बड़े दूर दराज के बाजार तक भेजते हैं और कभी कभी दुनिया के दूसरे देशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार बड़े पैमाने के उद्योग आज के दौर की महत्वपूर्ण विशेषता है और आज के दौर में ऐसे ही विशालकाय उद्योग बड़े पैमाने के हमको दुनिया के कोने कोने में दिखाई पड़ते हैं। पिछले 200 सालों में इस प्रकार के उद्योगों का विकास ग्रेट ब्रिटेन में, जैसे कि आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, इसलिए इस प्रकार के भारी उद्योगों को फलने और फूलने का मौका सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। उसके बाद अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार की विशाल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। लेकिन आगे चलकर अगर आज के स्तर पर हम देखें तो आज विश्व में कई देशों में इस तरह के भारी उद्योग हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका ये आकार के आधार पर ये संपन्न हुआ। अब हम कच्चे माल के आधार पर आते हैं। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, यानी जो चीजें किसी विशिष्ट कारखाने में बनाई जाती है, वहां कच्चा माल किस क्षेत्र से और किस प्रकार का आता है, इस आधार पर हम इस विनिर्माण उद्योग को विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग वे होते हैं जिनके उत्पादन के लिए हमको कृषि उत्पादों पर आश्रित होना पड़ता है। यानी यहां जो चीजें बनती हैं उसके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से हम प्राप्त करते हैं। जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग जहां लगाया जाएगा, चीनी के लिए हमको गन्ने की आवश्यकता होती है और वो गन्ना हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, कपास हमको कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। साथ ही साथ भोजन तैयार करने के उद्योग, जैसे फलों के रस को डिब्बा में बंद करके उसको विदेशों में भेजना या दूसरे अपने बाजारों में भेजना, यह कार्य भी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले फलों और सब्जियों से किया जाता है। साथ ही साथ रबड़ का उद्योग है, जैसे ट्यूब, टायर और रबड़ के सामान बनाने की औद्योगिक इकाइयां जो स्थापित होती हैं, तो वहां पर जो रबड़ आता है वो भी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ऐसे को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अब हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन से खोद करके जो खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लोहा होता है, तो लोहे के द्वारा, यानी कच्चे लोहे से लौह अयस्क तैयार करना, लोहा इस्पात तैयार करना, साथ ही साथ तैयार लोहा इस्पात से दूसरे कल कारखानों में, बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में तरह तरह के लोहे के सामान और मशीनें बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा बहुत से धात्विक और अधात्विक खनिज भी हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात। ये सारे उद्योग जो है वो हमें खनिज आधारित उद्योग में हम इसको रखते हैं। साथ ही साथ अधात्विक खनिज भी है, जैसे मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर बनाना या सीमेंट उद्योग हुआ। ये सब उद्योग जो है वो अधात्विक खनिजों पर आधारित है, लेकिन उसे भी हम खनिज आधारित उद्योगों में ही रखते हैं। आज के दौर में ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तीसरे उद्योग की बात करें तो यह है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग क्या है? वनों से प्राप्त, यानी जंगलों से जो कुछ प्राप्त होता है उस पर भी आधारित कुछ उद्योग होते हैं। जरा आप सोचें कि वन आधारित उद्योग क्या क्या हो सकते हैं, तो आप समझें। सबसे बड़ा तो फर्नीचर उद्योग है, यानी लकड़ियों से जो सामान बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो सबसे बड़े उद्योग हैं। कागज उद्योग भी वन से प्राप्त लकड़ियों पर ही आधारित होता है। लकड़ी और लाख का उपयोग, ऐसे भी उद्योग हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों से प्राप्त उद्योग भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम देखेंगे पशु आधारित। ये क्या है? पशु आधारित उद्योग जो होते हैं वो पशु पालन से प्राप्त क्षेत्रों से हमको प्राप्त होते हैं।
उदाहरण के लिए पशुओं से प्राप्त चमड़ा, चमड़े से हम चमड़ा उद्योग, जूता उद्योग और चमड़े से बनने वाली तमाम औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं। साथ ही साथ पशुओं से हमको ऊन प्राप्त होता है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग पशु आधारित उद्योग होता है। साथ ही साथ हाथी दांत और डेयरी उद्योग, ये सब उद्योग जो होते हैं वो हमें पशु क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हम पशु आधारित उद्योग कहते हैं। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको इन दो प्रकार के विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण को पढ़ा करके यहीं पर छोड़ रहे हैं। आगे के जो दो हैं उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, इसको हम अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।